हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश सर जीके में। हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण में अभी तक हमने 4 चरणों के बारे में चर्चा की। अगर हम चर्चा करें 4 चरण कौन कौन से, तो मत्स्य संघ का निर्माण किया था, पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया था, संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया था और उसके पश्चात हमने वृहद राजस्थान का निर्माण किया था। और इनकी डेटें, इनके प्रधानमंत्री, इनकी राजधानियाँ, इनके उद्घाटनकर्ता किस प्रकार याद करना है, इसके बारे में अपन ने पहले और दूसरे वीडियो में अच्छे से चर्चा की है। तो अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो आप देख सकते हो, लेकिन पीछे का वीडियो को ज़रूर आप देखिए एक बार के इनको किस प्रकार आपको दिमाग में रखना है, तारीखों को वगैरह को। तो आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान के बारे में। तो संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारी 19 रियासतों में से हमने कितनी रियासतों का अभी तक विलय कर लिया है। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतों का विलय किया, फिर पूर्व राजस्थान संघ में अपन ने 9 रियासतों का विलय किया, संयुक्त राजस्थान में 1, वृहद राजस्थान में 4, तो 9, 1, 10, 4, 14। तो अभी वृहद राजस्थान जो बना हुआ है, इस वृहद राजस्थान के अंदर कुल रियासतें हैं कितनी, 14 और 2 ठिकाने हैं। और जो मत्स्य संघ बना हुआ है इसमें 4 रियासतें और 1 ठिकाना है। अब जो अगला चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान, इस संयुक्त वृहद राजस्थान बना कैसे, तो यहाँ आप देखिए मत्स्य संघ प्लस या धन वृहद राजस्थान, यानी कि वृहद राजस्थान के अंदर विलय किया गया है किसका, मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को संयुक्त रूप से यहाँ पर नाम दिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान। अब हम अगर चर्चा करें कि किस प्रकार इन 4 रियासतों के ठिकाने का विलय अपने संयुक्त वृहद राजस्थान में किया गया और निर्माण किया गया संयुक्त वृहद राजस्थान का, किस प्रकार किया गया, कौन कौन सी समस्या आई, एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और कौन कौन से ध्यान में अपने को रखने हैं, वो सभी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने आपको बताया था कि जब मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को, तब मैंने आपको कहा था कि मत्स्य संघ के जो प्रमुख थे, जो मंत्रिमंडल था, उन सबको स्पष्ट कह दिया गया था कि आपको भविष्य में राजस्थान या उत्तर प्रदेश में आपका विलय किया जाएगा। और इसी संबंध में जानकारी मिलती है कि रियासती सचिवालय जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे आपके वीपी मेनन, उनके द्वारा इस मत्स्य संघ के भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिए फरवरी 1949 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है। और उस बैठक में रियासतों के शासक भी आए थे, इस मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल था उनके भी मंत्री भी यहाँ मौजूद थे, और भारत सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन जी जैसे विद्वान यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर वार्ता चलती है, वार्ता गहरी लंबी चलती है, और इस वार्ता के अंदर जानकारी मिलती है कि अलवर के शासक थे तेज सिंह जी, और करौली के शासक थे आपके गणेश पाल। और इन दोनों ने इस बैठक में निर्णय लिया कि हम विलय होना चाहते हैं किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। जबकि यहाँ भरतपुर और धौलपुर का अलग ही विचार था। भरतपुर और धौलपुर के जो प्रतिनिधि थे, वो प्रतिनिधि का कहना था कि भाषाई समानता के आधार पर हमें देखा जाए तो हमारा विलय किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बात कही थी भरतपुर और धौलपुर महाराजाओं ने कि भाषाई समानता के आधार पर हमारा विलय होना चाहिए, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अब बात आगे बृजेंद्र सिंह और धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को कैसे समझाया गया, तो जानकारी मिलती है कि कुछ समय पश्चात बृजेंद्र सिंह जी भरतपुर के महाराजा थे। बृजेंद्र सिंह जी ने तो अपनी तरफ से कह दिया था कि हमारी भरतपुर रियासत का विलय किया जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन धौलपुर महाराजा अड़े हुए थे। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह जी का कहना था कि यदि जनता का बहुमत उत्तर प्रदेश के साथ विलय होने का हो, धौलपुर की जनता को उत्तर प्रदेश के साथ मिलाना चाहिए। अब परिस्थिति बहुत जटिल हो चुकी थी, क्योंकि भरतपुर और धौलपुर की जनता के भविष्य के बारे में निर्णय लेना था और जनता की राय लेना जरूरी था। तो और इसी जनता की राय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि हमें एक समिति का गठन करना चाहिए, और वो समिति आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और उस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति। ये मान लीजिए कि इससे एग्ज़ाम के अंदर आपके यहाँ से सवाल बिल्कुल पुटअप होंगे।
बिल्कुल पुटअप होंगे, क्योंकि आधुनिक राजस्थान से आजकल के जो क्वेश्चन हैं वो बड़े ही शानदार पुटअप होते हैं। अगर यहाँ से अगर मैं चर्चा करूँ कि अभी पीछे के एग्ज़ाम में कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आया था, जैन का पेपर था, जैन का पेपर था 2016 का। इस जैन के पेपर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, एक समिति, एक आयोग का गठन किया जाता है। उस समिति या आयोग में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था जैन 2016 के पेपर में। और इसमें ऑप्शन में क्या था, तो सबसे पहला ऑप्शन था डॉक्टर शंकर राव देव, दूसरा ऑप्शन था आर.के. सिद्धवा और तीसरा ऑप्शन था आपके प्रभुदयाल। अब चौथा ऑप्शन कौन सा था, तो चौथा ऑप्शन था आपके एम.एस. जैन। चौथा ऑप्शन था एम.एस. जैन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी होगा, क्योंकि एम.एस. जैन का संबंध नहीं है शंकर राव समिति से। और इसके ये 3 सदस्य थी, एक शंकर राव खुद थे, एक आर.के. सिद्धवा और एक प्रभुदयाल जी थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे पुटअप होते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किस समिति या किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। अब सर इस समिति ने किया गया, तो इस समिति के जो ये सदस्य थे शंकर राव जी, आर.के. सिद्धवा और प्रभुदयाल जी, ये इन रियासतों पर एक दौरा करते हैं, इन राज्यों में जाते हैं आपके भरतपुर और धौलपुर में। इस दौरान इन्होंने देखा कि जो भरतपुर की किसान सभा है, भरतपुर की किसान सभा के द्वारा यहाँ एक अलग ही मांग उठाई जाती है ब्रज प्रदेश की। इनका कहना था कि भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर एक ब्रज प्रदेश, एक अलग छोटा संघ बनाया जाए। लेकिन सीधी सी बात है, इस बात का कोई समर्थन नहीं किया, केवल भरतपुर की किसान सभा के द्वारा किया जाता है। रियासत विभाग के द्वारा इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। समिति आगे चलती है, यहाँ आगे विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से, समुदायों से, स्थानीय जो नेता थे इनसे बातचीत करती है और बातचीत करने के पश्चात ये अपनी रिपोर्ट सौंप देती है भारत सरकार को। भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपने के पश्चात ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि इन दोनों रियासतों की जो जनता है वह दोनों की दोनों जनता विलय होना चाहती है, कहाँ, राजस्थान के अंदर। और भारत सरकार ने भी इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। और इन मत्स्य संघ के चारों राज्यों के शासकों को, प्रधानमंत्रियों को इस संबंध में बातचीत करने के लिए 10 मई 1949 को दिल्ली बुलाया जाता है। ये चारों शासक दिल्ली उपस्थित होते हैं और यहाँ बातचीत के पश्चात निर्णय लिया जाता है कि मत्स्य संघ को राजस्थान में ही विलय करना चाहिए। और यह निर्णय लेने के पश्चात 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का जो प्रशासनिक दायित्व था वो वृहद राजस्थान अर्थात संयुक्त वृहद राजस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री की चर्चा की जाती है तो यहाँ हीरालाल शास्त्री को ही प्रधानमंत्री रखा जाता है राजस्थान का। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे आपके शोभाराम कुमावत जी, उनको शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल करने के पश्चात 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का उद्घाटन या निर्माण कर दिया जाता है। अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, तो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान में कुल कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 18 रियासतों को संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया था। फिर पूछा जाए संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, तो जयपुर राजधानी थी। महाराज प्रमुख तो वही चौथे चरण वाले महाराणा भूपाल सिंह जी राज प्रमुख। तो आपको बताया हुआ है, राज प्रमुख की ट्रिक बताई हुई है, आप पहले के वीडियो देखना। तो सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर के शासक थे, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और इस प्रकार संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता है। अब अगला बिंदु ये बनता है कि सर आपने 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की थी कि हमारा जो वर्तमान राजस्थान है वो इस प्रकार इन 19 रियासतों, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश का विलय करके बनाया गया है। तो सर अभी तक तो 18 रियासतें और 3 ठिकाने ही हुए हैं टोटल संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर। तो सर 1 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे जिनका विलय अभी तक हमारे राजस्थान में नहीं किया गया है, तो भाइयों ये है आपके 2, ध्यान से देखना। एक रियासत रही है जिसका नाम है सिरोही रियासत और केंद्र शासित प्रदेश रहा है अजमेर मेरवाड़ा। अब ये देखते हैं कि सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कैसे किया गया। तो इन तथ्यों पर हम चर्चा करें तो सिरोही रियासत के
थोड़े से हम पूर्व की क्या स्थिति थी उन स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो सिरोही है वो अपने दक्षिण राजस्थान के अंदर पड़ती है, और ये जो सिरोही रियासत है इसके अंदर अगर हम सिरोही का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला हमारा राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आपके दिमाग में आता है। और अब आप ये जानिएगा कि माउंट आबू का विलय किस प्रकार हमारे राजस्थान में किया गया, सरदार पटेल के किस प्रकार से कितने अच्छे प्रयास किए जाते हैं इसे गुजरात में विलय करने के लिए, लेकिन अंत में हमारी राजस्थानियों की विजय हुई थी, कैसे हुई थी, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो माउंट आबू वाला भाग था सिरोही का, इसके अलावा जो दिलवाड़ा वाला भाग है जो कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस भाग को लेकर काफ़ी संघर्ष चलता है हमारे राजस्थान और गुजरात के नेताओं के मध्य, क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। नवंबर 1947 की चर्चा करते हैं। नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने सुझाव दिया कि राजपुताना एजेंसी के अंतर्गत कुछ राज्यों को हमें गुजरात स्टेट एजेंसी या आप ये कह सकते हैं कि बम्बई सरकार को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की जो जनता है, ये जो राज्य दक्षिण राजस्थान वाले, इनकी अधिकांश जनता गुजराती भाषा है। और ये राज्य कौन कौन से थे जिनको सरदार पटेल अपनी गुजरात स्टेट एजेंसी को देना चाहते थे, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सिरोही, पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ। इन रियासतों का सरदार पटेल का कहना था कि इन रियासतों को गुजरात स्टेट एजेंसी को सौंप देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने सुझाव दिया कि केवल और केवल पालनपुर, दांता, ईडर और विजयनगर इन रियासतों को गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंपना चाहिए। किंतु गुजरात के जो नेता थे उन नेताओं के द्वारा निरंतर भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और सिरोही को गुजरात स्टेट एजेंसी के अंतर्गत रख दिया जाए। सरदार पटेल स्वयं गुजराती थे, संभव है तो संभावना सीधी सी बनती है कि गुजराती नेताओं के प्रति उनकी सहानुभूति रहेगी। नवंबर 1947 को सिरोही को गुजरात स्टेट एजेंसी के अंतर्गत कर दिया जाता है, अर्थात बम्बई सरकार के अंतर्गत कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आपको अगर ये एक सवाल पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर, सिरोही रियासत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना आप। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरोही रियासत का विलय 26 जनवरी 1950 को किया गया था राजस्थान में, तो बताइए कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व सिरोही रियासत निम्न में से किस एजेंसी के अंतर्गत या अधीन रही थी? तो आपको एक ही जवाब देना है, सिरोही रियासत राजस्थान में विलय होने से पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950 से पूर्व बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई एजेंसी या बम्बई सरकार के अधीन रही थी। 25 जनवरी 1950 तक इसकी स्थिति बम्बई सरकार के अधीन रही थी। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान के नेताओं के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। तो जानकारी मिलती है कि मार्च 1948 को रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का निर्णय लिया था। आपको पता है तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। बात चल रही है मार्च 1948 की, और मार्च 1948 में रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का निर्णय लिया। उसी समय स्टेट एजेंसी के अंतर्गत रियासतों को बम्बई प्रांत में मिलाने का भी निर्णय लिया गया। अब सिरोही की जो जनता थी उसकी मांग थी कि सिरोही को बम्बई प्रांत से पृथक रखना चाहिए, और इसके कारण बम्बई प्रांत से इसे पृथक रखने का भी निर्णय लिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला कर लिया था, और इसी अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा, जो कि प्रांतीय शाखा थी, इसके महामंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। या आप ये कह सकते हो कि हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इन्होंने 10 अप्रैल 1948 को एक तार भेजा सरदार पटेल को, जिसमें लिखा कि यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई है कि उदयपुर रियासत संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रही है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना अवश्य भावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, आप ध्यानपूर्वक सुनना। फिर इन्होंने कहा था, हीरालाल शास्त्री ने तार में लिखा था कि फिर भले ही आप सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट को मान लीजिए, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। सरदार पटेल भी बहुत ही चतुर थे, उन्होंने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।
तब शास्त्री जी ने 14 अप्रैल को एक दूसरा तार और भेजा, किंतु सरदार पटेल का विचार था कि जब गुजरात स्टेट एजेंसी के सभी राज्यों को बॉम्बे प्रांत में मिलाना तय हो गया है तो फिर सिरोही को अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है। भारत सरकार ने सिरोही राज्य की जो अभिभाविका थी, रानी थी, उनके सलाहकार को और हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिनका नाम था, तत्कालीन थे ये अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट, इनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि गोकुल जी कहिए आप कुछ। तो गोकुल जी का कहना था कि इस समय सिरोही का जो भविष्य का फैसला हमें करना होगा वो अभी तो उचित होगा नहीं। उचित तो यही होगा कि स्वयं भारत सरकार कुछ समय के लिए सिरोही का प्रशासन अपने हाथ में रख ले। तो कहा जाता है कि नवंबर 1948 को सिरोही राज्य की अभिभाविका रानी के साथ एक समझौता करती है, जिसके तहत भारत सरकार ने सिरोही के प्रशासन का दायित्व संभाल लिया था और 2 महीनों के बाद में भारत सरकार ने अपनी ओर से संचालित करने हेतु सिरोही का शासन वापस बम्बई प्रांत अर्थात बम्बई सरकार को सौंप दिया जाता है। इस प्रश्न को लेकर, सिरोही के प्रश्न को लेकर राजस्थान की जो जनता थी इसमें काफ़ी उत्तेजना फैलती है, काफ़ी गुस्सा फूटता है, जिसके कारण जब संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया जाता है 18 अप्रैल 1948 को, तब 1948 को तब राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता थे उनका एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचता है और यहां सिरोही के संबंध में प्रदेश की जन भावनाओं से अवगत कराया जाता है। पंडित नेहरू ने दिल्ली लौटते ही सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर अपना गुस्सा, अपना रोष जो प्रकट किया है वो सबसे ज़्यादा सिरोही के बारे में कहा है और इनका बार बार एक ही बात कहनी थी कि 300 वर्षों से भाषा और अन्य हर प्रकार से जो सिरोही है वो राजस्थान का अंग रहा है, अंत उसका विलय है वो हमें राजस्थान में करना चाहिए। और तो तब इन्होंने कहा था कि मैंने उन कार्यकर्ताओं से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कार्यकर्ताओं से कि मुझे इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, किंतु जहां मतभेद है वहां पर जनता की ही राय मान्य होगी। और सरदार पटेल 22 अप्रैल को पंडित नेहरू को प्रत्युत्तर में लिखते हैं कि सिरोही के संबंध में मेरी लोगों से कई बार बातचीत हुई है, सभी मुद्दों पर विचार करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचने को तैयार हैं कि सिरोही का विलय गुजरात में ही होना चाहिए। अब राजस्थान वालों को सिरोही तो चाहिए नहीं, उनको तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जवाब में हम राजस्थानियों को क्या दिया था, तो सरदार पटेल ने राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण के अंदर निर्णय लिया कि गोकुल भाई भट्ट राजस्थान को चाहिए तो गोकुल भाई भट्ट दे दो राजस्थानियों को, लेकिन सिरोही राज्य के 304 वर्ग मील का जो क्षेत्र है जिसमें कुल 89 गांव सम्मिलित है और विशेष रूप से हम चर्चा करें तो जो आकर्षण का केंद्र था माउंट आबू और देलवाड़ा के जैन मंदिरों को, ये वाला क्षेत्र जो था 304 वर्ग मील का, यह जो क्षेत्र था वो गुजरात की स्टेट एजेंसी अर्थात बम्बई प्रांत को सौंप दिया जाता है और शेष भाग जिसमें सिरोही का हातल गांव आता था और इसे सिरोही के हातल गांव के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट, इस हातल गांव सिरोही वाले इस क्षेत्र को राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। अर्थात अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कब किया गया, तो आपको एक ही जवाब देना है 26 जनवरी 1950 को। फिर यहाँ से दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब दी गई, तो यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा 26 जनवरी 1950 को। फिर आपको पूछा जाए राजस्थान की राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड और मुख्यमंत्री पूछा जाए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो भी आप किसका जवाब देंगे, हीरालाल शास्त्री को। अब जब सरदार पटेल के द्वारा इस प्रकार हमारे राजस्थान के नेताओं के साथ, हमारे राजस्थान के साथ जब इस प्रकार का अन्याय किया जाता है, तब सिरोही रियासत ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इसका कड़ा रोष, कड़ा विरोध किया जाता है। यह रोष है जो एक आंदोलन में तब्दील हो जाता है और ये आंदोलन थोड़ा व्यापक होने के पश्चात भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि सिरोही रियासत का जो विलय किया गया है और जो शेष भाग गुजरात स्टेट एजेंसी को सौंपा गया है, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसी आश्वासन के पश्चात आंदोलन में थोड़ी कमी आती है। तत्पश्चात जानकारी मिलती है कि एक आयोग का गठन किया जाता है और वह आयोग आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये आयोग था आपके राज्य पुनर्गठन आयोग। यह मान लीजिए
देखो छठा चरण अपन ने कर लिया। अब बचा कौन कौन सा भाग है, ये वाला 89 गाँव 304 वर्ग मील और अपना अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब इन रियासत अजमेर मेरवाड़ा और इस भाग का जो विलय हमारे राजस्थान में किया जाएगा वो सब का सब विलय इसी आयोग की सिफारिश पर किया जाएगा और इस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। यहाँ से आपके सवाल क्या क्या बनेंगे, तो आपको सीधा सा एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको एक ही जवाब देना 1953 में किया गया। फिर पूछा जा सकता है कि वह इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे फजल अली, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके अन्य सदस्य थे। 3 सदस्यीय एक आयोग था, तो थोड़ा सा आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर आगे का क्वेश्चन क्या बनता है, तो आगे का क्वेश्चन यह बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को कब सौंपी, तो 1955 में सौंपी। फिर यह पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अब क्या किया इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किस प्रकार माउंट आबू, देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया जाता है,